वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए हिस्ट्री का सबक नंबर 3 पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, एग्ज़ाम से मुतालिक पूरा ही चैप्टर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों के अंदर समझाऊँगी। हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊँगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में समझ कर लिख सको। और जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर की आपकी 100% तैयारी होगी। और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3, नेशनलिज़म हिंदुस्तान में। नेशनलिज़म का मतलब क्या है बच्चों? कौम परस्ती की भावना, देशभक्ति की भावना। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हिंदुस्तानियों के अंदर कब और किस तरीके से कौम परस्ती की भावना उभरी थी और इन्होंने किस किस तरीके की जदोजहद करके आज़ादी हासिल की थी। तो इसके लिए पहले चैप्टर की कहानी को समझेंगे, क्योंकि अगर कहानी हमें डेट वाइज समझ आ गई तो हम एग्ज़ाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे। इसलिए पहले चैप्टर की कहानी को समझते हैं। अब देखो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान आने से पहले हमारा देश बहुत ताकतवर, बहुत अमीर हुआ करता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ कब आए थे? 1612 में आए थे, याद रखोगे। तिजारत करने की वजह से आए थे और यहाँ पर आकर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। अब अंग्रेज़ों ने जब, यानी कि ब्रिटिश के लोगों ने जब हिंदुस्तान में ज़्यादा फ़ायदा देखा, मुनाफा देखा, तो इनके दिल के अंदर बेईमानी आ गई और इन्होंने यहाँ पर अपने पंजे गड़ाने शुरू कर दिए, अपनी फ़ौजों को बुलाना शुरू कर दिया। तो बच्चों, 1757 के अंदर प्लासी के अंदर अंग्रेज़ों के दरमियान और हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजा, महाराजा और मुग़ल बादशाहों के दरमियान लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर हिंदुस्तानियों की हार हुई थी और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। तो याद रखोगे कि 1757 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि प्लासी की जंग के अंदर हिंदुस्तान की हार हुई थी। अब मौजूदा तौर के अंदर तो हमारा देश आज़ाद है, मगर देखो हम इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ेंगे कि कौम परस्ती की भावना हिंदुस्तानियों में कब उभरी थी। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि 1914 से पहले अंग्रेज़ और हिंदुस्तानियों के जो आपस के रिलेशन थे वो अच्छे हुआ करते थे, मगर पहली आलमी जंग की वजह से हिंदुस्तानियों के और अंग्रेज़ियों के आपस के जो रिलेशन थे वो ख़राब होने शुरू हो गए थे। क्यों ख़राब होने शुरू हो गए थे? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों से पहली आलमी जंग में शामिल होने के लिए कहा था और कहा था कि हम तुम्हारी पूरी सेफ्टी करेंगे और ध्यान रखेंगे, मगर वो अपनी बातों से मुकर गए। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों का इस्तेहसाल करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर बड़े बड़े टैक्स लगा दिए, हिंदुस्तान के लोगों को ज़बरदस्ती फ़ौजों के अंदर भर्ती करवा दिया, जिससे कि बच्चों हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए और उनके दिल के अंदर अपने देश के प्रति भावना, कौम परस्ती की भावना उभरने लगी। याद रखोगे कि 1914 से ही कौम परस्ती की भावना और तहरीकें चलने की शुरुआत होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि देखो 1914 के अंदर जब हिंदुस्तान पहली आलमी जंग में शामिल हुआ था, तो 1913 और 1918 के अंदर हिंदुस्तान में जो चीज़ों की कीमतें थीं बच्चों, वो 2 गुनी हो गई थी। हिंदुस्तान के लोग बहुत ज़्यादा मोहताज हो गए थे। एक तो अंग्रेज़ उनका इस्तेहसाल कर रहे थे, उनकी कमाई नहीं थी, और फिर वो 2 रुपये वाली चीज़ को 4 रुपये में ख़रीदने पे मजबूर थे। कुछ लोग ख़रीद भी पाते थे, कुछ ख़रीद भी नहीं पाते थे। तो हिंदुस्तान के लोगों की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। तो इसी वजह से यहाँ के लोगों के अंदर कौम परस्ती की भावना उभरनी शुरू हो गई थी 1914 की पहली आलमी जंग की वजह से। अब देखो 1915 के अंदर गांधी जी हिंदुस्तान आए थे। गांधी जी इससे पहले कहाँ पर थे? अफ्रीका के अंदर थे, और जो रंग और नस्ल की भेद वाली जो नीति थी, काले लोगों के साथ मिलकर हुकूमत की मुखालफत कर रहे थे। मगर 1915 के अंदर गांधी जी अब वापस अपने देश आ गए थे, हिंदुस्तान आ गए थे, और यहाँ पर आकर इन्होंने 16, 17 और 18 इन 3 सनों के अंदर 3 सत्याग्रह किए थे। सत्याग्रह का मतलब क्या है? पुरअमन तरीके से अपनी बात को मनवाने का तरीका, क्योंकि गांधी जी तशद्दुद को, लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते थे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन मैप में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 16, 17 और 18 के अंदर गांधी जी ने कहाँ कहाँ पर सत्याग्रह किया था, उन जगहों को मैप के अंदर मार्क करो। तो याद रखना
सीक्वेंस के अंदर लिखा है ताकि आपको याद रहे। 16 के अंदर चंपारण बिहार के अंदर सत्याग्रह किया था। क्यों किया था? क्योंकि बिहार के जो चाय के बागान के किसान थे, अंग्रेज़ उनका इस्तेहसाल कर रहे थे, तो इन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। दूसरा 1917 खेड़ा गुजरात में किया था। क्यों किया था? क्योंकि गुजरात खेड़ा के जो किसान थे वो लगान नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि पहली आलमी जंग की वजह से उनकी कमाई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, माशी बहरान था, आर्थिक मंदी आ गई थी। तो वो चाहते थे कि हुकूमत उन्हें लगान चुकाने के लिए थोड़ा और टाइम दे, मगर हुकूमत उन्हें टाइम नहीं दे रही थी। तो किसानों का साथ देने के लिए महात्मा गांधी ने दूसरा सत्याग्रह किया था 1917 के अंदर। तीसरा सत्याग्रह कब किया था? 1918 में अहमदाबाद के अंदर किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर मज़दूरों की मज़दूरी बढ़वाना चाहते थे गांधी जी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर बहुत कम मज़दूरी दी जा रही थी। इसी वजह से इन्होंने 1918 के अंदर तीसरा सत्याग्रह किया था। अब बच्चों बात करते हैं सन 1919 की। तो देखो 1919 के अंदर अंग्रेज़ों ने रॉल्ट एक्ट को पारित किया था, जिसका मतलब था कि किसी भी हिंदुस्तानी को बिना वजह बताए जेल में कितने भी लंबे टाइम तक के लिए डाल दिया जाएगा। ना उस इंसान को वकील करने का हक होगा और ना ही अपनी बात कहने का हक होगा। तो इस बात से जो हिंदुस्तान के लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, और इसी वजह से गांधी जी ने 1920 के अंदर एक और सत्याग्रह किया था। किसके ख़िलाफ़ किया था? रॉल्ट एक्ट के ख़िलाफ़ किया था, यानी कि अदम ताउन की तहरीक को चलाया था। अदम ताउन की तहरीक की स्टार्टिंग कब की थी गांधी जी ने? 1920 के अंदर की थी, रॉल्ट एक्ट के ख़िलाफ़ की थी। तो बच्चों रॉल्ट एक्ट को और पुख्ता करने के लिए और अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ को लागू कर दिया था। याद रहेगा कि रॉल्ट एक्ट को पुख्ता करने के लिए अंग्रेज़ों ने और गांधी जी की तहरीकों को दबाने की वजह से ही मार्शल कानून को लागू किया था, जिसका सरबराह इन्होंने जनरल डायर को बनाया था। याद रहेगा जनरल डायर को सरबराह बनाया था। तो बच्चों जनरल डायर ने एक बहुत ही गंदा काम किया था। क्या किया था कि 13 अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर बहुत बड़ा हत्याकांड किया था। इस बाग के अंदर बच्चों बहुत सारे गाँव के लोग, बड़े बूढ़े छोटे बड़े सभी लोग पुरअमन तरीके से जुलूस करने के लिए जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठे हुए थे। वो निहत्थे थे। तो जनरल डायर ने इन लोगों के ऊपर मशीन गनों से गोलियां चलवा दी थी, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर छोटे बड़े बच्चे बूढ़े मर्द औरत सभी मारे गए थे। तो बच्चों इस वजह से जो मुल्क के हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, लोगों के अंदर गुस्सा और आक्रोश पैदा हो गया था। तो गांधी जी ने 1920 के अंदर जो अदम ताउन की तहरीक शुरू की थी, तो उसे 1922 के अंदर वापस ले लिया था। कि क्यों वापस लिया था? क्योंकि गांधी जी ने इस तहरीक को पुरअमन तरीके से स्टार्ट किया था, मगर जलियांवाला कांड की वजह से देश के अंदर तशद्दुद लड़ाई झगड़े हो गए थे। लोग अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर रहे थे, और अंग्रेज़ भी उनसे बदला लेने के लिए हिंदुस्तानियों पर और ज़्यादा जुल्म ढा रहे थे। तो मुल्क की जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो इसी वजह से अदम ताउन की तहरीक को गांधी जी ने 1922 में वापस ले लिया था। अब बच्चों इसके बाद गांधी जी एक बात समझ गए थे कि अगर वो अपने अदम ताउन की तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, यानी कि हिंदू और मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। तो इसी वजह से उन्होंने मुसलमानों की जो खिलाफत तहरीक थी, जो कि 1919 में स्टार्ट की गई थी, उसमें शामिल होने का फ़ैसला किया, ताकि मुसलमान भी उनकी अदम ताउन की तहरीक में हिस्सा लें और अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की जो ये तहरीक थी ये मजबूत हो सके। याद रहेगा कि खिलाफत तहरीक क्या थी बच्चों? जो तुर्की था, तुर्की पर अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिश के लोगों ने अपना कब्ज़ा कर लिया था। ये एक मुसलमानी देश था और यहाँ के खलीफा का अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा अपमान कर रहे थे, जो कि यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों को बात पसंद नहीं आ रही थी। इसी वजह से इन्होंने खिलाफत तहरीक की स्टार्टिंग की थी। तो इसके अंदर गांधी जी ने 1919 के अंदर एक इजलास बुलाया था और कांग्रेस के सभी रहनुमाओं को खिलाफत तहरीक के अंदर शामिल होने के लिए कह दिया था। अब बच्चों 1927 के अंदर, पहले तो 1922 में अदम ताउन की तहरीक को गांधी जी ने वापस ले लिया। फिर 1922 के अंदर स्वराज पार्टी की नींव रखी थी। किसने रखी थी? CR रमन और मोतीलाल नेहरू ने रखी थी। मगर बच्चों CR रमन का इंतकाल हो गया था
उनके इंतकाल के बाद अंग्रेज़ों ने 1927 में साइमन कमीशन की स्टार्टिंग की थी और साइमन कमीशन की हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी। क्यों मुखालफत की थी? क्योंकि साइमन कमीशन का एक भी मेंबर हिंदुस्तानी नहीं था और इसके अंदर जितने भी कायदे कानून लागू किए गए थे वो हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ थे। इसी वजह से गांधी जी ने नाराज़ होकर इंग्लैंड के अंदर जो पहला गोलमेज का सम्मेलन हुआ था उसमें भी शिरकत नहीं की थी। किस वजह से नहीं की थी शिरकत? साइमन कमीशन की वजह से। और 1927 के अंदर पूरे देश के अंदर बच्चों साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ नारे लगे थे, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और अंग्रेज़ों के ज़रिए बनाई गई जितनी भी चीज़ें थी उन सभी चीज़ों का बायकॉट किया गया था। अब बच्चों बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 वजहों से चलाया गया था। एक तो 1927 के साइमन कमीशन की वजह से और 1929 के माशी बहरान यानी कि आर्थिक मंदी की वजह से। याद रहेगी इतनी बात। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, मैप में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो लाहौर अधिवेशन बच्चों 1929 में हुआ था और नेहरू की रहनुमाई में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी यानी कि मुकम्मल आज़ादी की मांग रखी गई थी। याद रखोगे कि लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू की रहनुमाई में कलकत्ता में हुआ था और यहाँ पर मुकम्मल आज़ादी की मांग रखी गई थी और तय किया गया था कि 29 जनवरी 1930 को यौम आज़ादी के रूप के अंदर मनाया जाएगा और यहीं से इसी दिन से ही पूर्ण स्वराज की यानी कि मुकम्मल आज़ादी की शपथ ली गई थी, यानी कि हम हर हाल के अंदर आज़ादी हासिल करके रहेंगे। अब बच्चों अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि हिंदुस्तानियों को तरीके से इस्तेहसाल करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि हिंदुस्तानियों को नमक बनाने भी नहीं दिया जा रहा था। तो इसी वजह से गांधी जी ने डांडी में जाकर डांडी मार्च किया था और नमक कानून को तोड़ा था। कब गए थे? 1 मार्च 1929 को डांडी मार्च किया था। तो बच्चों 1930 के अंदर डांडी मार्च की वजह से अंग्रेज़ों ने खान अब्दुल गफ्फार खां को और उनके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिस वजह से गांधी जी ने डांडी मार्च को भी 1931 के अंदर 5 मार्च 1931 के अंदर वापस ले लिया था। 1930 में स्टार्ट किया था और 1931 को डांडी मार्च को भी वापस ले लिया था। फिर बच्चों इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 लंदन की गोलमेज। बच्चों देखो इरविन समझौता जो हुआ था उसके तहत 5 मार्च 1931 के अंदर लंदन के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो गांधी जी ने इसमें शामिल होने की ये शर्त रखी थी कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के जितने भी सियासी रहनुमा को जेलों के अंदर कैद करके रख रखा है वो उनको छोड़ दें। अगर छोड़ देंगे तो वो लंदन की दूसरी गोलमेज सम्मेलन के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो बच्चों अंग्रेज़ इस बात के लिए मान गए थे और गांधी जी इंग्लैंड भी गए थे, मगर वहाँ पर जाने के बाद गांधी जी को निराश होकर ही वापस लौटना पड़ा था क्योंकि अंग्रेज़ अपनी बातों से मुकर गए थे। यानी कि जो इरविन समझौता हुआ था वो बिल्कुल रद्द हो गया था। तो दिसंबर 1931 के अंदर गांधी जी लंदन से वापस लौट गए थे, वहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई थी। तो बच्चों 1934 के अंदर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो कमज़ोर पड़ गया था क्योंकि देखो मुल्क के अंदर किसान शहरी लोग सभी अपने अपने कामों पर वापस लौटने लगे थे। उन्होंने सोचा था कि उनका तो फ़ायदा हो रहा है, तो इस वजह से ये जो आंदोलन था कमज़ोर पड़ने लगा था। इसके अलावा जो मुल्क की बड़ी बड़ी पार्टीज़ थी जैसे कि मुस्लिम लीग हो गई, डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, सभी लोग अपने अपने मुफादों में लग गए थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने फूट डालो की पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग के जो अली जिन्ना थे उन्होंने हिंदुस्तान के बंटवारे की बात की थी और अंग्रेज़ों ने इस बात को बहुत ज़्यादा हवा दी थी जानकर, और इसी वजह से देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम लड़ाई झगड़े फैल गए थे। तो गांधी जी भी डर गए थे इन लड़ाई झगड़ों को देखकर, तो वो भी मुल्क के बंटवारे के लिए तैयार हो गए थे। तो इस तरीके से बच्चों मुल्क का बंटवारा हुआ था और हमारे देश ने आज़ादी हासिल कर ली थी। अंग्रेज़ क्योंकि यहाँ से चले गए थे फूट डालकर, लड़ाई झगड़े करवा कर। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, हर कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी, हर क्वेश्चन को समझाऊंगी। तो सवाल नंबर 1 है, 9 आबादियों में नेशनलिज्म का फ़रोग
नो आबादियात मुखालिफ तहरीक से मुंसलिक क्यों था। समझ में आया। देखो, नो आबादियों का मतलब क्या है, वो जगह जहाँ पर अंग्रेज़ों ने यानी कि गैर मुल्की लोगों ने कब्ज़ा कर रखा होता है, तो वो क्या कहलाती हैं, नो आबादियाँ कहलाती हैं। तो कहा गया है कि नो आबादियों में जो नेशनलिज़म का फ़रोग़ था वो किस तरीके से नो आबादियात के ख़िलाफ़ तहरीक से जुड़ा हुआ था। देखो, कौम परस्ती की जो भावना है, नेशनलिज़म की भावना है, वो हर हाल के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी, इसी से ही जुड़ी हुई थी। तो ये क्यों जुड़ी हुई थी, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तानी आज़ादी हासिल करना चाहते थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के जुल्म से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। इसी वजह से नो आबादियों में नेशनलिज़म की भावना का फ़रोग़ हुआ था। और ये जो भावना थी वो अंग्रेज़ों की मुखालफत के अंदर थी। क्यों थी, क्योंकि हिंदुस्तानी आज़ादी हासिल करना चाहते थे। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे कि एक तवील यानी कि लंबे अरसे तक साम्राज्यी ताकतों यानी कि अंग्रेज़ों ने कई ममालिक को अपने मातहत रख छोड़ा था, यानी कि अपना ग़ुलाम बनकर रखा था काफ़ी लंबे टाइम तक। और इसके अलावा कई वजूहात ऐसी थी जिनकी बिना पर वहाँ के लोग अपने हालात को तब्दील नहीं कर पा रहे थे। तो इसी वजह से उनके दिलों के अंदर साम्राज्यी ताकतों के लिए मुखालफत पैदा हो गई थी। यूरोप ने जदीद कौम परस्ती के साथ ही नेशन स्टेट वजूद में आए थे। यूरोप के अंदर क्या आए थे बच्चों, जदीद कौम परस्ती के साथ नेशन स्टेट वजूद में आए थे, यानी कि यूरोप के भी बहुत सारे मुल्कों ने आज़ादी हासिल की थी। तो इसी आज़ादी को देखकर हिंदुस्तान के लोगों के अंदर उन लोगों की जदोजहद देखकर एप्रिशिएट हुए थे, उनके दिल में भी कौम परस्ती की भावना उभरी थी। इससे नो आबादियों में भी बेदारी आई थी, अवेयरनेस आई थी। वहाँ के लोग भी अपनी पहचान बनाने के लिए अब बेचैन हो गए थे, अपने आप को आज़ाद कराना चाहते थे यूरोप के मुल्कों की तरह। और इनमें अपने मुल्क और कौम के जज्बात पैदा होने लगे थे यूरोप के मुल्कों को देखकर, उनकी आज़ादी की लड़ाई को देखकर। इन जज्बातों का बराह रास्त ताल्लुक़ क्या था, किससे था, अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालने से, यानी कि साम्राज्यत मुखालिफ तहरीक के साथ जुड़ा हुआ था। याद रहेगा कि कौम परस्ती की भावना किस चीज़ से जुड़ी हुई थी, अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की तहरीक से, यानी कि साम्राज्यत मुखालिफ तहरीक से जुड़ी हुई थी। इन ही दिनों वियतनाम ने भी आज़ादी हासिल की थी और साम्राज्यी ताकतों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुखालफत हो रही थी, जिसके असरात हिंदुस्तान पर भी पड़े थे और हिंदुस्तानियों के अंदर कौम परस्ती की भावना और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब यानी कि हमारे देश में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और रियासतों के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे, क्योंकि सभी आज़ादी हासिल करना चाहते थे और अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो याद रहेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे कि एक तवील अरसे तक साम्राज्यी ताकतों ने कई ममालिक को अपने मातहत रख छोड़ा था। कई वजूहात ऐसी थीं जिनकी बिना पर वहाँ के लोग अपने हालातों को तब्दील नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि यूरोप के अंदर बहुत सारे मुल्कों ने आज़ादी हासिल की थी। उस आज़ादी की जदोजहद को देखकर हिंदुस्तान के लोग भी एप्रिशिएट हुए थे, उनके अंदर बेदारी आ गई थी और उनकी कौम परस्ती की भावना किससे जुड़ी हुई थी, साम्राज्यत मुखालिफ तहरीक से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर हमारे देश के अंदर बहुत सारे मज़हब और रियासतों के लोग रहते थे, जो कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे, क्योंकि ये साम्राज्यी ताकतों को अपने देश से बाहर निकालना चाहते थे। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में कौमी तहरीक के जज्बे को किस तरीके से पहली आलमी जंग ने फ़रोग़ दिया था। याद रखोगे कि हिंदुस्तानियों में कौमी जज्बे को किस तरीके से पहली आलमी जंग ने फ़रोग़ दिया था। तो बच्चों देखो, पहली आलमी जंग की वजह से हिंदुस्तान में चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, दोगुनी हो गई थी, आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई थी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को जंग में शामिल होने के लिए कहा था पहली, और तहफ़्फ़ुज़ देने को भी कहा था, मगर वो बाद में अपने वादों से मुकर गए थे और उनका इस्तेहसाल करने लगे थे। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लगान और टैक्स वगैरह लगाए जा रहे थे। इन सभी बातों से नाखुश होकर हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहते थे। तो जो पहली आलमी जंग थी वही लोगों के दिल के अंदर कौम परस्ती की भावना को बढ़ाने में मददगार साबित हुई थी। तो इस बात को बच्चों एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर बताती हूँ। पहली आलमी जंग 1914 में शुरू हुई थी। इंग्लैंड ने इस जंग में हिंदुस्तान को भी शामिल कर लिया था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में माशी बहरान यानी कि आर्थिक मंदी आ गई थी। चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दफ़ाई ख़र्च यानी कि
जंग के सामान को पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए थे, जिनको अदा करने के लिए ज़बरदस्ती आमदनी शुरू की गई थी। ज़बरदस्ती की आमदनी क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि जंग के लिए सामान ख़रीदने थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ज़बरदस्ती चीज़ों की कीमतों को दोगुना कर दिया। दही नौजवानों को ज़बरदस्ती फ़ौज के अंदर भर्ती कर दिया गया, जिसकी वजह से आवाम के अंदर गुस्सा भड़क गया। एक तरफ आलमी जंग की वजह से महंगाई बढ़ गई थी, तो दूसरी तरफ जंग में हिस्सा लेने वाले सिपाहियों की मौत ने बरतानवी यानी कि साम्राज्य हुकूमतों की जड़ों को हिला दिया था, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग इस बात से बेइंतहा नाराज़ हो गए थे कि इनके लोग मारे जा रहे थे। अब आम आदमी भी कौम परस्त ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता था और अपने मुल्क को आज़ाद कराना चाहता था और कौमी तहरीक के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता था, ताकि इन जुल्मकार लोगों को अपने देशों से बाहर निकाला जा सके। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है डिटेल में। इसे सुनने के बाद आप इस पूरे ही आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सकते हो। बस एक सन याद करना है यहाँ पर आपको, पहली आलमी जंग का 1914। अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, गांधी जी ने अदम ताउन की तहरीक को क्यों वापस लेने का फैसला लिया था? तो देखो बच्चों, 1922 के अंदर गांधी जी ने अदम ताउन की तहरीक को वापस ले लिया था। अदम ताउन की तहरीक क्यों चलाई गई थी बच्चों? मैंने बताया था कि रोल्ट एक्ट के ख़िलाफ़ मार्शल लॉ लागू किया था, जिसका जो सदर था जनरल डायर था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर हत्याकांड कर दिया था। तो 1920 के अंदर गांधी जी ने अदम ताउन की तहरीक को चलाया था और 1922 के अंदर गांधी जी ने इस तहरीक को वापस ले लिया था। क्यों वापस लिया था? क्योंकि देश की जो हालत थे इस कदर ख़राब हो गए थे कि तशद्दुद, लड़ाई झगड़े, कत्ल और गारतगिरी शुरू हो गई थी। तो गांधी जी समझ गए थे कि अंग्रेज़ ज़्यादा ताकतवर हैं, अगर हिंदुस्तान के लोग ऐसा ही करते रहे तो ये हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर और बहुत ज़्यादा जुल्म ढाएंगे। तो हिंदुस्तान के फ़ायदे को सोचते हुए गांधी जी ने अदम ताउन की तहरीक को 1920 से शुरू कर 1922 के अंदर वापस ले लिया था, ताकि हिंदुस्तान के लोग सेफ रह सकें। तो एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे? अदम ताउन की तहरीक अपने शबाब पर थी जब महात्मा गांधी ने इसे 1922 में वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसे वापस लेने की वजूहात कई सारी थी, जैसे कि महात्मा गांधी अदम तशद्दुद और अमन के हिमायती थे, यानी कि अदम तशद्दुद यानी कि अहिंसा, लड़ाई झगड़ा ना करना, हथियार ना उठाना। अमन यानी कि शांति, पीस। तो गांधी जी किस किस के हिमायती थे? अदम तशद्दुद यानी कि अहिंसा के, अमन के हिमायती थे। इसलिए जब उन्हें ये पता चला कि बहुत बड़ी भीड़ ने चोरी चोरा एक जगह थी वहाँ के पुलिस स्टेशन को आग लगा दी है और 22 सिपाहियों को ज़िंदा जला डाला है, तो वो परेशान हो उठे। अब उन्हें ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि हिंदुस्तान के लोग पुरअमन तरीके से इस तहरीक को आगे बढ़ा सकेंगे। उनके ख़याल में इन्होंने अदम ताउन की तहरीक को वापस लेना ही मुनासिब समझा था, ताकि और ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना हो। महात्मा गांधी ये भी समझ गए थे कि आम आदमी अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। क्या समझ गए थे कि गांधी जी इस बात को समझ गए थे कि हिंदुस्तान का आम आदमी अभी अमन के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। पहले उनके अंदर समझ पैदा करनी होगी, तभी इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। इसी वजह से इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को फ़ायदे को देखकर इस तहरीक को वापस ले लिया। दूसरे, महात्मा गांधी ये भी सोचने लगे कि अगर लोग तशद्दुद यानी कि मार काट पर उतर आएंगे तो बरतानवी हुकूमत भी लोगों पर पहले से ज़्यादा जुल्म करेगी और दहशत का बोलबाला कायम हो जाएगा। इससे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। तो महात्मा गांधी दोबारा जलियांवाला बाग जैसा कांड, कत्लेआम नहीं देखना चाहते थे। तो इसी वजह से गांधी जी ने अदम ताउन की तहरीक को वापस ले लिया था। और ये तहरीक क्यों चलाई गई थी? रोल्ट एक्ट के ख़िलाफ़ चलाई गई थी बच्चों। अगला सवाल है, टेक्स्ट बुक का है, हिंदुस्तानी रोल्ट एक्ट पर बहुत ज़्यादा नाराज़ यानी कि बिफर क्यों गए थे? क्योंकि मैंने बताया था कि इस एक्ट के अंदर कोई किसी भी हिंदुस्तानी को बिना वजह बताए लंबे टाइम तक गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उस इंसान को अपनी बात कहने का भी कोई हक़ नहीं होगा और ना ही वकील करने का हक़ होगा। तो इस बात से तो हिंदुस्तान के सारे ही लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि ये तो साफ साफ जुल्म है। तो क्या लिखोगे एग्ज़ाम में कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एक्ट में दी गई मराअत से कांग्रेस नाखुश थी और पूरे हिंदुस्तान में नाउम्मीदी का माहौल फैल चुका था। हुकूमत को इस बात का डर था कि ज़रूर कोई नई तहरीक शुरू होने वाली है। इस एक्ट के मुताबिक किसी भी आदमी को बगैर वजह बताए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कैद कर सकती थी और उस इंसान को अपील, दलील या वकील करने का भी कोई हक नहीं था। इस एक्ट के ख़िलाफ़ सभी हिंदुस्तानी एक साथ उठ खड़े हुए थे। देखो बच्चों, मैंने पॉइंट्स के अंदर लिखा है, आप भी पॉइंट्स में लिखना आपके लिए आसान रहेगा। तो बच्चों, इस एक्ट के ख़िलाफ़ सारे के सारे हिंदुस्तानी खड़े हो गए थे। याद रखोगे कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दी गई मराअत से हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा नाखुश थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर रोल्ट एक्ट को शामिल कर दिया गया था और इस रोल्ट एक्ट के ख़िलाफ़ पूरा ही हिंदुस्तान ने आवाज़ बुलंद की थी। ये हिंदुस्तानी कौम पर एक ऐसा बदनुमा दाग था जिसे हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस मुसीबत की घड़ी में महात्मा गांधी ने कौमी तहरीक की बागडोर को संभाला था और इस तहरीक के लिए, कौम परस्ती की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए नए नए प्रोग्राम दिए थे। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के ख़िलाफ़ सत्याग्रह की तहरीक शुरू कर दी थी। याद रखोगे कि इस एक्ट के ख़िलाफ़ सत्याग्रह की तहरीक शुरू कर दी थी, यानी कि पुरअमन तरीके से अपनी बात को मनवाना। दिल्ली में एक भीड़ पर पुलिस ने गोली चलाई जिसमें 5 लोग शहीद हो गए और 20 लोग घायल हो गए। इस वाक़ये की मुखालफत में बड़े बड़े शहरों के अंदर हड़तालें और दुकानें बंद होने लगी थीं। बेशुमार लोगों को बरतानवी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, जेलों में भर दिया था। महात्मा गांधी ने जब हालत का जायज़ा लेने के लिए दिल्ली और पंजाब की तरफ जाने की कोशिश की थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह रोल्ट एक्ट ने हिंदुस्तान की सियासत में एक जज्बा पैदा कर दिया था और अंग्रेज़ी हुकूमत और हिंदुस्तानियों के लोगों में टकराव का माहौल पैदा कर दिया था। बच्चों, टेक्स्ट बुक का अगला सवाल है कि सत्याग्रह का क्या मतलब होता है। तो बच्चों, गांधी जी के हिसाब से अदम तशद्दुद यानी कि अहिंसा और पुरअमन तरीके से अपनी बात को बिना लड़ाई झगड़े के, बिना कत्लो गालतगरी के आंदोलन करना और अपनी बात को हुकूमत से मनवाना, यही सत्याग्रह था गांधी जी के अकॉर्डिंग। तो हिंदुस्तान की कौमी तहरीक में जितना अहम रोल गांधी जी का रहा है, उतना किसी भी हिंदुस्तानी का नहीं रहा। 1919 से 1947 तक, हसूल आज़ादी तक, आप हिंदुस्तान की सियासत पर इस तरह छाए हुए थे कि बहुत से तारीखदान इस दौर को गांधी का दौर भी कहते हैं। देखो, आज़ादी हासिल करने की लड़ाई में सबसे अहम रोल, सबसे बड़े रहनुमा कौन थे? महात्मा गांधी जी थे और महात्मा गांधी का दौर ही कहा जाता है 1919 से 1947 की टाइमिंग को। और हिंदुस्तान के अंदर गांधी जी कब वापस लौटे थे? 1915 के अंदर लौटे थे। इन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा जदोजहद की थी, लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर चले थे। आपने अहिंसा की पॉलिसी अपनाकर अमन व अमान के तरीके से ताकतवर बरतानवी हुकूमत को शिकस्त दी थी। आपने आज़ादी हासिल करने के लिए कोई हथियार या तशद्दुद या इनकिलाब को बर्पा नहीं किया था, बल्कि अदम तशद्दुद, सत्याग्रह, बाइकआउट, स्वदेशी तहरीक वगैरह अमन व अमान के तरीके से चलाई थी और इसके अंदर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पर नहीं लिखना भी ज़रूरी है, तो मैं नहीं लिख देती हूँ, हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था। इनकी अजीम रहनुमाई और कुर्बानियों की बदौलत ही अंग्रेज़, जिन्होंने जून 1948 को हिंदुस्तान छोड़ने का ऐलान किया था, मगर अंग्रेज़ इससे पहले ही 15 अगस्त 1947 से हिंदुस्तान में भाग खड़े हुए थे। किस वजह से? महात्मा गांधी जी के ज़रिए दी गई बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियों की वजह से और हिंदुस्तान के लोगों की वजह से। कहने को तो अंग्रेज़ों ने वादा किया था 1948 में जाने का, मगर वो इससे पहले ही हिंदुस्तान से भाग खड़े हुए थे 1947 में। याद रखोगे कि अंग्रेज़ों ने 1948 में जाने का वादा कर लिया था, मगर वो इससे पहले ही भाग गए थे और हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल हो गई थी। गांधी जी ने 1916 में चंपारण सत्याग्रह, 17 में गुजरात में खेड़ा किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह, इसके बाद 1918 में इन्होंने सूती कपड़ों के कारखानों के मज़दूरों के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था।
अब बच्चों टेक्स्ट बुक का अगला सवाल है, जलियांवाला बाग कत्ले आम पर नोट लिखना है। तो जलियांवाला बाग अमृतसर का एक छोटा सा पार्क है। ये पार्क 3 तरफ से बुलंद दीवारों से घिरा हुआ है। कहाँ पर है जलियांवाला बाग? अमृतसर के अंदर है। और ये पार्क 3 तरफ से बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारों से घिरा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए एक तंग गली है। तो 13 अप्रैल 1919 को हज़ारों की तादाद में मर्द, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग इस पार्क के अंदर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कचलौली की गिरफ्तारी के खिलाफ पुरअमन तरीके से मुजाहिरा करने के लिए जमा हुए थे। किस वजह से जमा हुए थे? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ बिना हथियारों के पुरअमन तरीके से मुजाहिरा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो बच्चों अचानक एक बरतानवी अफसर जनरल डायर, जो कि मार्शल लॉ बनाने के लिए जनरल डायर को सदर बनाया गया था, तो जनरल डायर अपने बरतानवी सिपाहियों को लेकर पार्क में आया और उसने सिपाहियों को गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने 10 मिनट तक मशीन गनों से अंधाधुंध गोलियां चलाई, जब तक कि इनकी गोलियां ख़त्म ना हो गईं। इस कत्लेआम के नतीजे में 1000 लोग मारे गए थे। तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे। इस कत्लेआम के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में रद्द-ए-अमल हुआ था और गुजरांवाला वगैरह में फसादात भड़क उठे थे। इस पर हुकूमत ने पूरे पंजाब में मार्शल लॉ को आयद कर दिया था और लोगों पर काफ़ी जुल्म किया था। जलियांवाला बाग कत्लेआम के हिंदुस्तान की जंगी आज़ादी पर गहरे असरात मुरतब हुए थे, यानी कि लोगों के जंगों आज़ादी हासिल करने के जज्बात और ज़्यादा बढ़ गए थे। उनमें और ज़्यादा कौम परस्ती का जज्बा पैदा हो गया था। लोगों का बरतानवी हुकूमत से यकीन उठ गया था और अवाम ने इस बात से निजात हासिल करने के लिए तशद्दुद यानी कि लड़ाई झगड़े का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया था। कत्ल और गारतगिरी करनी शुरू कर दी थी। अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी के ज़रिए 1920 में चलाई गई अदम ताउन की तहरीक इसी जलियांवाला बाग कत्लेआम का नतीजा था, यानी कि इसी वजह से गांधी जी ने 1920 में अदम ताउन की तहरीक सत्याग्रह चलाई थी रोल टैक्ट के ख़िलाफ़ और जलियांवाला कांड के ख़िलाफ़। मगर बच्चों जो हालात थे वो इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, लड़ाई झगड़े हो गए थे कि जो ये अदम ताउन की तहरीक थी पुरअमन नहीं रह पाई थी और गांधी जी अमन वाली नीतियों को आगे बढ़ाते थे। तो 1922 में इन्होंने अदम ताउन की तहरीक को वापस ले लिया था। अब बच्चों साइमन कमीशन के ऊपर नोट लिखना है आपको। तो अदम ताउन की तहरीक वापस लेने के बाद जब मशहूर रहनुमा C.R. दास का इंतकाल हो गया तो मुल्क के अंदर खामोशी छा गई और सिर्फ इनकलाबी धीरे धीरे अपने दहशत पसंदाना काम कर रहे थे। इस सियासी खामोशी को तोड़ने के लिए बरतानवी हुकूमत ने 1927 में जॉन साइमन की सदारत में एक कमीशन बनाई थी और उसको हिंदुस्तान भेजा था और इस कमीशन के मकसद मंदरजा झेल थे। याद रखोगे कि देखो अदम ताउन की तहरीक वापस लेने के बाद जब मशहूर रहनुमा C.R. दास का इंतकाल हो गया तो मुल्क के अंदर खामोशी छा गई और जो इनकलाबी थे इधर उधर उत्पात मचाते फिर रहे थे। इस सियासी खामोशी को तोड़ने के लिए बरतानवी हुकूमत ने 1927 में जॉन साइमन की सदारत में एक कमीशन बनाई थी और उसको हिंदुस्तान भेजा था। इस कमीशन का मकसद क्या था? ध्यान से सुनेंगे कि साइमन कमीशन का मकसद था, इस कमीशन का ख़ास मकसद ये था कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मुताला किया जा सके ताकि ये मशवरा दिया जा सके कि हिंदुस्तान में कौन सी नई इस्लाहत की जा सके। याद रहेगा कि इस कमीशन का पहला मकसद क्या था, जो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का दोबारा से मुताला किया जाए और इस बात को समझा जाए कि हिंदुस्तान में और कौन कौन से सुधार की ज़रूरत है। इस कमीशन का एक मकसद ये भी था कि हिंदुस्तान में पैदा हुए सियासी सन्नाटे और मुखालफत को दूर किया जा सके। क्या था दूसरा मकसद इस कमीशन का? कि हिंदुस्तान के अंदर जो सियासी सन्नाटा छाया हुआ है और जो मुखालफत का दौर चल रहा है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लोग हैं इस दौर को ख़त्म किया जा सके। और इस कमीशन का सदर जॉन साइमन को बनाया गया था, इसलिए आमतौर पर इस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का अब हिंदुस्तान के लोगों ने बायकॉट किया था। क्यों बायकॉट किया था? क्योंकि बच्चों इसके अंदर कोई भी हिंदुस्तानी मेंबर शामिल नहीं था। देखो इस कमीशन का
इस कमीशन के बायकाट की पहली वजह थी कि इसका कोई भी रुकन यानी कि मेंबर हिंदुस्तानी नहीं था। लोगों को यकीन था कि हिंदुस्तानियों के बारे में कोई भी कमीशन मुनासिब फ़ैसला नहीं ले सकती जब तक इस कमीशन के अंदर कोई हिंदुस्तानी मौजूद ना हो। तो इसी वजह से साइमन कमीशन का बायकाट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इस पूरी ही कमीशन के अंदर एक भी हिंदुस्तानी मेंबर नहीं था और हिंदुस्तानियों का मानना था कि कोई भी कमीशन तब तक हिंदुस्तानियों के हक़ में फ़ैसला नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर हिंदुस्तानी शामिल ना हो। इस कमीशन की दफ़ात में हिंदुस्तान और आवाम को आज़ादी दिए जाने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। ठीक इसी वजह से इसका बायकाट किया गया, क्योंकि इस कमीशन की किसी भी दफ़ा के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे हिंदुस्तान के लोगों को आज़ादी की उम्मीद दिख सके। हिंदुस्तानियों ने इस बात की मांग को दोहराया कि इस कमीशन में कोई हिंदुस्तानी भी होना चाहिए, क्योंकि एक हिंदुस्तानी ही उनके जज्बात को और उनके मसलों को समझ सकता है। तो इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम का कहना था कि बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स के किसी हिंदुस्तानी रुकन खासकर एसपी सिन्हा को कमीशन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तानियों की इस बात को नहीं माना था। तो साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ बगावत हो गई थी। ये कहा जाता है कि ये मामला इतना ज़्यादा तूल ना पकड़ता अगर लॉर्ड परकिन हेड ने हिंदुस्तानियों को ये कहकर बेइज्जत ना किया होता कि हिंदुस्तानी लोग बिल्कुल भी ना तो आईनी मामलों पर यानी कि संविधान से रिलेटेड कोई भी बात समझ सकते हैं, ना उसके ऊपर राय रख सकते हैं, और ना ही वो किसी ऐसे ढांचे का खाका तैयार कर सकते हैं जो सभी लोगों को मंजूर हो। यानी कि वहाँ के एक बड़े नेता ने हिंदुस्तानियों को नाअहल कहकर बेइज्जत किया था। तो इसी वजह से हिंदुस्तान के लोग नाराज़ हो गए थे और उन्होंने साइमन कमीशन को हर हाल के अंदर हटाने का फ़ैसला कर लिया था। अगला सवाल है, टेक्स्ट बुक का सवाल है, इस बात को वजाहत करने के लिए कि एहतिजाज एक मौसर हथियार था, नमक सत्याग्रह पर बात कीजिए। यानी कि प्रोटेस्ट करना, एहतिजाज करना, कोई लड़ाई झगड़ा ना करना एक कारगर हथियार है। इस बात को नमक सत्याग्रह के से रिलेटेड आपको बताना है, यानी कि डांडी मार्च को। तो देखो, गांधी जी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक 1930 के अंदर शुरू की थी और इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को डांडी से शुरू की थी। यानी कि असहयोग आंदोलन, यानी कि हर उस चीज़ को तोड़ना जो कि अंग्रेज़ों के ज़रिए लागू की गई थी। तो इसकी शुरुआत गांधी जी ने 1930 के अंदर की थी और पहला काम क्या किया था? नमक कानून को तोड़ा था। यानी कि 12 मार्च 1930 को डांडी से शुरू किया था। मगरिबी साहिल पर वाक़े एक छोटे से गांव डांडी में गांधी जी ने पैदल चलकर यात्रा की थी। इसके साथ उनके 79 मेंबर्स भी थे, रुकन भी थे। अप्रैल 1930 में डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। याद रखोगे कि अप्रैल 1930 में गांधी जी ने इस कानून को तोड़ा था नमक बनाकर। इस तरह सिविल नाफरमानी की तहरीक यानी कि असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब है कि अंग्रेज़ों के ज़रिए हर बात को लागू की गई थी, उसको ना मानना, मानने से ना इनकार कर देना। तो पहला काम गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, क्योंकि अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को नमक बनाने का हक़ नहीं दे रहे थे। तो गांधी जी ने ज़बरदस्ती डांडी गए थे और नमक बनाया था। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई थी। इस मर्तबा हिंदुस्तानी अवाम में अदम ताउन के साथ साम्राज्य कवानीन को भी पामाल करने का अहद किया था। अदम ताउन का मतलब है सत्याग्रह के अनुसार ही प्रोटेस्ट करने की शुरुआत की थी इस मर्तबा हिंदुस्तान के सभी लोगों ने। तो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हज़ारों लोगों ने कानून तोड़ा, गैर मुल्की कपड़ों का बाइकाट किया, किसानों ने मालगुजारी अदा करने से इनकार कर दिया। अब ये कहा जा सकता था कि नमक मुखालिफ तहरीक साम्राज्यत यानी कि अंग्रेज़ों की मुखालफत करने का सबसे असरदार तरीका साबित हुई थी, क्योंकि ये पुरअमन तरीके से चलाई गई तहरीक थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, अच्छे से एक बार और पढ़ लेना, सुन लेना। अगला सवाल है, अलग हल्का हाई इंतखाब पर सियासी लीडरों ने इतनी शिद्दत से इख्तिलाफ क्यों हो गया था? यानी कि अलग अलग हल्के चाह रहे थे, सियासी लीडर अपना अपना फ़ायदा देख रहे थे। तो क्या लिखोगे कि हिंदुस्तान में 19वीं सदी से ही
कई सियासी जमातें बन चुकी थीं, पॉलिटिकल पार्टीज बन चुकी थीं। याद रखोगे कि हिंदुस्तान में 19वीं सदी से ही कई सियासी जमातें बन चुकी थीं। हालांकि सभी जमातों का ख़ास मकसद अंग्रेज़ों का तसल्लुत को ख़त्म करना था और आज़ादी हासिल करना था। लेकिन ये जो जमातें थीं, सियासी पार्टियां थीं, अपने अपने मुफादात के हक़ में थीं, जैसे कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस, जनसंघ, दलित तबका वगैरह। याद रखोगे, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, जनसंघ, दलित तबका वगैरह अपने अपने उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़वाना चाहती थी और अपने अपने तबके के लोगों के फ़ायदे को सोच रही थी ये सभी पार्टियां। तो भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलितों के लिए अलग हल्का इंतखाब का तयन किया जाए, यानी कि चुनाव का अलग उनके लिए इंतखाब का सीटें मुकर्रर की जाए, क्योंकि वो मानते थे कि समाजी नाबराबरी सिर्फ सियासी क़ुव्वत से ही दूर की जा सकती है। इसके अलावा बच्चों, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो थी, सियासी तंजीमों के भी मरकज़ी कौंसिल में सीटों का रिजर्वेशन चाहती थी। अब देखो, मुस्लिम लीग भी सीटों का रिजर्वेशन चाहती थी अपने लिए। अब हिंदू तंजीमें भी पीछे क्यों रहती? हिंदू तंजीमों ने इस बात की मुखालफत करती थी। 1930 में मुस्लिम लीग के सदर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अक़लियती सियासी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से अलग हल्का इंतखाब की ज़रूरतों पर ज़ोर देते हुए कहा कि हिंदू सोचता है कि अलग हल्का इंतखाब की पेशकश सच्चे कौम परस्त जज्बे के बरअक्स है, क्योंकि वो मानते हैं कि इनका मतलब एक ऐसे आमेज़े से है जिसमें किसी भी तबकाई इकाई को अपनी निजी बरतरी कायम करने का हक़ नहीं हो सकता। यानी कि ये हिंदुओं के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि ये हमें चुनाव लड़ने के लिए रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, हमें सीटें नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम लीग भी इस बात से नाराज़ हो गई थी। लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। हिंदुस्तान नस्ली और मजहबी तनुआत वाला मुल्क है, यहाँ पर दोनों ही मज़हब के लोग रहते हैं। इसी में आप ये हक़ाइक़ भी शामिल कर दीजिए कि मुसलमान माशी नुक्ता नज़र से कमज़ोर हैं, इस पर भारी कर्ज़ है, ख़ास तौर पर पंजाब और कई सूबों में इनकी तादाद कम है। इकबाल के इस बयान ने मुस्लिम फ़रक़े को अलहदा पहचान और मांग को फ़रोग़ दे दिया था, मजबूत कर दिया था। अब मुसलमान अपने लिए ख़ास तरीके के रिज़र्वेशन को चाहते थे, क्योंकि इकबाल ने लोगों को ऐसा सोचने पर मजबूर किया था, जिससे देश के अंदर बंटवारे जैसे हालात भी पैदा होने की स्टार्टिंग हो गई थी। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में कौम परस्त तहरीक कब शुरू हुई थी? तो हिंदुस्तान में कौम परस्त तहरीक 18वीं सदी के आखिर यानी कि 1857 की बगावत से शुरू हुई थी। याद रखोगे। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में कौम परस्त की तहरीक का उरूज की दो वजूहात क्या थी? पहला तो बरतानवी हुकूमत के गैर मुसन्निफाना मज़ालिम और पॉलिसियाँ और हिंदुस्तानी अवाम की तालीमी बेदारी, यानी कि हिंदुस्तानी अवाम के अंदर तालीमी बेदारी आ गई थी। और दूसरी वजह ये थी कि बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म कर रही थी। अगला सवाल है, किस पहली आलिमी जंग में कौम परस्त तहरीक को जन्म दिया था? तो पहली आलिमी जंग जो कि 1914 में हुई थी, हिस्सा लेने के बदले में बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तानियों को कुछ रियासतें देने का वादा किया था, लेकिन जंग के ख़ात्मे पर इन्होंने इस बात को पूरा नहीं किया। इससे अवाम और कांग्रेस नाराज़ हो गए और अवामी तहरीक में तेज़ी आ गई, यानी कि कौम परस्ती की तहरीक के अंदर तेज़ी आ गई। खिलाफत तहरीक को अली बरदरान ने स्टार्ट किया था। खिलाफत तहरीक किसने शुरू की थी? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने शुरू की थी। अदम ताउन की तहरीक से जुड़े होने के कुछ रहनुमाओं के नाम बताने हैं, तो पंडित नेहरू, चरणदास, राजेंद्र प्रसाद वगैरह। गांधी जी की रहनुमाई में इस तहरीक को शुरू किया था। स्टेट पीपल मूवमेंट से क्या मुराद है? तो हिंदुस्तान में इस वक्त 562 रियासतें थीं। इन रियासतों के ज़रिए जंग आज़ादी की शुरुआत की गई थी। स्टेट पीपल मूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखोगे। मुकम्मल स्वराज का नारा कब दिया गया था? तो पंडित नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर इजलास में, लाहौर अधिवेशन में मुकम्मल स्वराज का यानी कि मुकम्मल आज़ादी का नारा दिया था। अगला सवाल है, लाहौर इजलास में कौन से दिन को योम आज़ादी की शक्ल में मनाने का ऐलान किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को पहली योम आज़ादी की शक्ल में मनाने का ऐलान किया गया था। चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो बच्चों, गांधी जी ने 1917 में चंपारण तहरीक शुरू की,
जो कि बिहार में था चंपारण। ये सत्याग्रह बरतानवी हुकूमत के ज़रिए बिहार के किसानों को नील की खेती करने और उसे कम कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए मजबूर करने की मुखालफत में किया गया था। देखो ये क्यों किया गया था कि जो बिहार के नील की खेती करने वाले किसान थे उनको उनकी खेती कम कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसी की मुखालफत में बिहार के अंदर चंपारण में गांधी जी ने नील के किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह किया था। कौन से रहनुमा ने खेड़ा के किसानों की मुखालफत की थी? तो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने। अगला सवाल है अहिंसा का तरीका क्या है? तो गांधी जी का कहना था कि डरपोक लोग तशद्दुद यानी कि मार काट का सहारा लेते हैं और बहादुर लोग अहिंसा का सहारा लेते हैं यानी कि शांति का, पीस का। कारखाना मजदूरों ने कब और कहां तहरीक शुरू की थी? तो 1919 में सूती कपड़ा सनत के मालिकों के ज़रिए तनख्वाह में कटौती करने की मुखालफत में मज़दूरों ने गुजरात में बगावत शुरू कर दी थी। याद रखोगे कि सूती कपड़ा मालिकों के ज़रिए मज़दूरों की कमाई के अंदर कटौती की जाती थी। इसी वजह से मज़दूरों ने गुजरात के अंदर मुखालफत शुरू कर दी थी। अगला सवाल है स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? तो C.R. दास, नेहरू, लाल लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी। याद रखोगे C.R. दास, नेहरू, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। नौजवान सभा के खास रुकन कौन थे? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु नौजवान सभा के रुकन थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या थी? तो ये एक इनकलाबी पार्टी का नाम था जो कि 1904 के अंदर कायम की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या थी? एक इनकलाबी पार्टी थी जो 1904 के अंदर बच्चों कायम की गई थी। हिंदुस्तान के जुनूब मशरिकी इलाके में सिविल नाफरमानी की तहरीक का रहनुमा कौन था यानी कि असहयोग आंदोलन? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल है इंडियन लीग के ऊपर आपको मुख्तसर नोट लिखना है। तो इंडियन लीग हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों के ज़रिए कायम की गई थी। इन्होंने हिंदुस्तान की हिमायत में अपनी आवाज़ उठाई थी। इंडियन लीग क्या था? वो लोग जो हिंदुस्तान से बाहर रहते थे, इन लोगों ने हिंदुस्तान के हिमायत के अंदर इसको बनाया था। अदम ताउन की तहरीक बच्चों कब शुरू की गई थी? तो बताया था मैंने आपको कि कांग्रेस ने, गांधी जी ने अदम ताउन की तहरीक 1920 के अंदर शुरू की थी। इसकी पहली वजह ये थी कि खिलाफत तहरीक से जो हिंदू मुस्लिम यकजहती का माहौल बना हुआ था उसे कांग्रेस, खास करके महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखना चाहते थे और अदम ताउन की तहरीक को मजबूत करना चाहते थे, दोनों को एक साथ मिलाकर। अंग्रेज़ों ने जब आवाम को जवाबदेह हुकूमत देने से इनकार कर दिया और जलियांवाला बाग में उन्होंने हिंदुस्तानियों को गोलियों का निशाना बनाया और रोल्ट एक्ट के तहत उन्हें जेलों में डाल दिया, तो महात्मा गांधी खामोश न रह सके थे। इसी वजह से महात्मा गांधी ने अदम ताउन की तहरीक 1920 में शुरू की थी। याद रहेगा आपको कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाने के लिए, जलियांवाला कांड के विरोध में, रोल्ट एक्ट के विरोध के अंदर, इन सभी बातों को देखते हुए 1920 में गांधी जी ने अदम ताउन की तहरीक शुरू की थी। अगला सवाल है महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के असूल से आप क्या समझते हैं? तो अदम तशद्दुद का मतलब है कि किसी भी बात को करने के लिए हथियारों का सहारा न लेकर पुरअमन तरीके से आंदोलन को करना। तो अदम तशद्दुद महात्मा गांधी का बुनियादी फार्मूला था। उनका ये यकीन था कि ईंट का जवाब पत्थर से देने से कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। उनके मुताबिक एक तशद्दुद पसंद इंसान डरपोक होता है और वो इसी डर के मारे तशद्दुद का, लड़ाई झगड़े का, कत्ल और गारतगिरी का रास्ता अपनाता है। लेकिन अदम तशद्दुद यानी कि अहिंसा यानी कि शांति में यकीन रखने वाले लोग बहादुर होते हैं और यही लोग आखिर में अपने मकसद को पूरा कर पाते हैं। अगला सवाल है 26 जनवरी 1930 के दिन की क्या अहमियत है? तो 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इजलास हुआ था। याद रखोगे 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इजलास हुआ था, अधिवेशन हुआ था। इस इजलास में मुकम्मल आज़ादी की मांग रखी गई थी और ये तय हुआ था कि हर साल 26 जनवरी के दिन को यौम आज़ादी के तौर के ऊपर मनाया जाएगा। इस तरह 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे हिंदुस्तान में पहली यौम आज़ादी के तौर पर मनाया गया था
और मुख्तलिफ़ जगहों पर तिरंगे को लहराया गया था और कौमी जदोजहद में इस दिन की बड़ी अहमियत मानी जाती है। कौम परस्ती के जज्बे की जदोजहद को लेकर यह दिन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि बच्चों इसी दिन हर हाल में, हर सूरत में मुकम्मल आज़ादी यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। अगला सवाल है, गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था और इसकी क्या शर्त थी? देखो, जब सिविल नाफरमानी यानी कि असहयोग आंदोलन की तहरीक अपने उरूज पर थी। सिविल नाफरमानी क्या थी कि अंग्रेज़ों के ज़रिए किसी भी लागू की गई बात को ना मानना, उनका बायकाट करना। तो बच्चों, जब सिविल नाफरमानी की तहरीक अपने उरूज पर थी, तब बरतानवी हुकूमत ने 1930 में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस पर बुलाई थी और हिंदुस्तान के आइनी मसाइल, ताकि हिंदुस्तान के आइन के जो मसाइल थे उनको हल किया जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल कर आया था। फिर मजबूर होकर अंग्रेज़ों की हुकूमत को कांग्रेस से सुलह करनी पड़ी थी। इसके फ़ौरन बाद मार्च 1931 के अंदर इस वक्त के वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के दरमियान एक समझौता हुआ था, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के मुताबिक हुकूमत ने सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुताल्लिक जितने भी कैदी थे उनको रिहा करना था और महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुलतवी कर दिया और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लेना मंजूर कर लिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी बात लॉर्ड इरविन के सामने रख दी थी कि जो हमारे रहनुमा है, सिविल नाफरमानी की तहरीक की वजह से जो आपने कैद किए हैं इनको आज़ाद कर दें तो मैं दूसरी गोलमेज सम्मेलन के अंदर शामिल हो जाऊंगा। मगर जब गांधी जी इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पर उनको निराश होकर वापस लौटना पड़ा था, क्योंकि जो अंग्रेज़ी सरकार थी बच्चों, वो अपनी बातों से मुकर गई थी। तो याद रखोगे कि गांधी इरविन समझौता क्या था। जब सिविल नाफरमानी उरूज पर चल रही थी तो पहली गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शामिल होने से मना कर दिया था। तो अंग्रेज़ों की सरकार मजबूर हो गई थी हिंदुस्तानियों से सुलह करने पर। इसी वजह से दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1931 में रखी गई थी, मगर इसके अंदर शामिल होने के लिए लॉर्ड इरविन से गांधी जी ने एक शर्त रखी थी कि हमारे रहनुमाओं को जो आपने बिना वजह बताए कैद कर रखे हैं उनको आज़ाद करोगे तो मैं दूसरी गोलमेज सम्मेलन के अंदर शामिल हो जाऊंगा, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। अगला सवाल है, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी क्यों अपनाई थी? तो क्यों अपनाई थी? ताकि हिंदू मुस्लिम एक ना हो सके और वो अपनी आज़ादी की लड़ाई को मिलकर ना लड़ सके। तो क्या लिखोगे बच्चों? अंग्रेज़ों ने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी हिंदुस्तान में साम्राज्यत यानी कि अपनी ताकत को कायम करने के लिए बनाई थी। 1857 में हिंदुस्तान के सभी तबकों और मज़हब के लोगों ने एक जगह इकट्ठा होकर, यकजा होकर बरतानवी साम्राज्यत यानी कि बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की थी। उनकी ये यकजहती यानी कि भाईचारे को देखकर अंग्रेज़ों ने सोचा था कि यह मुस्तकबिल के लिए हमारे लिए ख़तरे की घंटी है, तो उन्होंने फूट डालो की पॉलिसी कर दी थी। हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया था। हिंदू और मुसलमान की यकजहती से तो अंग्रेज़ भी खौफज़दा थे। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हिंदुस्तान के एक तबके को दूसरे तबके के ख़िलाफ़ मज़हब के नाम पर भड़काना शुरू कर दिया था, दूसरी ज़ात को दूसरी ज़ात के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया था, ताकि लोग एक ना हो सकें। अगर लोग एक हो जाते तो अंग्रेज़ों की पावर कमज़ोर हो जाती। तो इन्होंने चालाकी चलते हुए एक दूसरे के अंदर फूट डालनी शुरू कर दी थी। अगला सवाल है, पहली आलमी जंग के बाद हिंदुस्तान में कौम परस्ती के उरूज की, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले करा दिया है। अगला सवाल है, जंग आज़ादी की तहरीक पर सिविल नाफरमानी की तहरीक के कौन से असरात मुरतब हुए थे? यानी कि असहयोग आंदोलन, अंग्रेज़ों की चीज़ों का, कानूनों का बाइकाट करने के, तो आज़ादी की तहरीक पर इसका क्या असर पड़ा था? तो जंग आज़ादी की तहरीक पर सिविल नाफरमानी की तहरीक के मंदरजा झेल असरात पड़े थे। 1930 से 34 तक के 4 सालों में सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान लोग अच्छी तरह समझ गए थे कि बरतानवी हुकूमत की हकीकत क्या है। अब इन लोगों का बरतानवी हुकूमत से यकीन उठ चुका था और अंग्रेज़ों से ये दो हाथ करने के लिए इनके अंदर जज्बा पैदा हो गया था। याद रखोगे कि 1930 से 34 तक के 4 सालों में सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए थे कि उन्हें हर हाल में अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालना है और उन्हें आज़ादी हासिल करनी है।
सिविल नाफरमानी की तहरीक की वजह से हिंदुस्तान में जो इनकलाबी तहरीक थी वो फिर से जाग उठी थी। इसी दौरान भगत सिंह, बिट्टू केशव दत्त जैसे इनकलाबियों ने दिल्ली में असेंबली के ऊपर 2 बम फेंक दिए थे। बरतानवी हुकूमत के लिए ये एक चैलेंज था कि वे हिंदुस्तानियों से अपने आप को समेट कर वापस ले जाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हिंदुस्तान के लोगों ने उग्र रूप भी धारण करना शुरू कर लिया था। अब बच्चों, गदर पार्टी पर एक मुख्तसर नोट लिखना है। तो हिंदुस्तान में कौम परस्ती की वजूहात बेदार हो रहे थे, इनकी हवा गैर ममालिक में मौजूद हिंदुस्तानियों तक भी जा पहुँची थी। यानी कि कौम परस्ती की भावना हिंदुस्तान के उन लोगों पर तक भी जा पहुँची थी जो लोग हिंदुस्तान से बाहर रह रहे थे। गैर ममालिक में रहते हुए भी हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुजाहिरा कर रहे थे। तो 1931 में कनाडा और अमेरिका में रह रहे हिंदुस्तानियों के ज़रिए गदर पार्टी का क़याम अमल में आया था। याद रखोगे कि 1936 में कनाडा और अमेरिका में रह रहे हिंदुस्तानियों के ज़रिए गदर पार्टी का क़याम अमल में आया था। इसमें ज़्यादातर सिपाही थे, किसान और सिख थे, लेकिन इस पार्टी के रहनुमा की बागडोर तालीम याफ्ता मुसलमानों और हिंदुओं के हाथों के अंदर थी। वो उसके रहनुमा थे गदर पार्टी के। इसकी शाखें जापान, मैक्सिको, सिंगापुर, इंडोचीन तक फैली हुई थी। गदर पार्टी का ख़ास मकसद ये था कि वे इनकलाबियों को हथियारों की और रुपए पैसों से मदद करें ताकि वे आज़ादी हासिल करने के अंदर इन लोगों को, इनकलाबियों को आसानी हो सके। गदर पार्टी का क्या मकसद था बच्चों? इनकलाबियों को रुपए पैसे से मदद करनी और हथियारों से मदद करनी ताकि उनको आज़ादी हासिल करने के अंदर आसानी हो सके। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक क्यों शुरू की थी? तो बच्चों, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक 9 अगस्त 1942 को शुरू की थी। याद रखोगे कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक 9 अगस्त 1942 को शुरू की थी। इसके शुरू होने की ख़ास वजह थी दूसरी आलिमी जंग अज़ीम से पैदा होने वाली सूरत हाल। क्यों? देखो, इसकी वजह क्या थी? हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक गांधी जी ने क्यों शुरू की थी? क्योंकि देखो बच्चों, दूसरी आलिमी जंग के अंदर हिंदुस्तान शामिल नहीं होना चाहता था और दूसरी आलिमी जंग के अंदर वो देश भी शामिल थे जो कि ब्रिटिश सरकार के दुश्मन थे। तो अब गांधी जी को ये ख़तरा हो गया था कि इनके दुश्मन अंग्रेज़ों पर हमला करने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो इसी वजह से दूसरी आलिमी जंग की कंडीशन को देखते हुए गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू की थी ताकि हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के जो दुश्मन थे उनसे सेफ़ रह सकें। क्योंकि उन्हें ये डर हो गया था ना कि अंग्रेज़ों के दुश्मन अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए कहीं हिंदुस्तान पर हमला ना कर दे, क्योंकि ब्रिटिश के लोग हिंदुस्तान में रह रहे थे। तो वजह समझ में आ गई। एग्ज़ाम में क्या लिखोगे कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक 9 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी। इसके शुरू होने की ख़ास वजह दूसरी आलिमी जंग से पैदा होने वाले हालात थे। दूसरी आलिमी जंग में जापान ने बर्मा पर कब्ज़ा कर लिया था। इससे ये डर पैदा हो गया था कि जापान अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान पर भी हमला कर सकता है। इसी दौरान कांग्रेस ने गांधी जी की रहनुमाई में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू कर दी थी। इसमें तय पाया गया कि महात्मा गांधी और दीगर रहनुमाओं का ये ख्याल था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ देंगे तो जापान हिंदुस्तानियों के ऊपर हमला नहीं करेगा अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए, और इस तरीके से हिंदुस्तानी सेफ रहेंगे। बच्चों, अगला सवाल है, हिंदुस्तान की तकसीम क्यों हुई थी? क्यों बंटवारा हुआ था? तो 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम अंग्रेज़ों की साजिशों और मुस्लिम लीग की फ़िरका परस्त पॉलिसियों की वजह से हुई थी। याद रखोगे कि 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम क्यों हुई थी? अंग्रेज़ों की साजिशों की वजह से, और मुस्लिम लीग के जो लीडर थे उन्होंने फ़िरका परस्त पॉलिसियों को अपनाया था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी। बरतानवी हुकूमत काफ़ी अरसे से कांग्रेस को एक हिंदू तंजीम का नाम देकर मुसलमानों को भड़का रही थी, और हुकूमत के ज़रिए पास किया गया हर एक कानून फ़िरका वारियत के ऊपर मुबनी था। जो कानून अंग्रेज़ों के ज़रिए पास किए गए थे वो किस पर मुबनी था? फ़िरका वारियत पर। इनके ज़रिए हुकूमत के ज़रिए पास किया गया, इनके ज़रिए असर 1940 में, मतलब
अंग्रेज़ों के भड़काऊ के अंदर आकर मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग कर दी थी। अंग्रेज़ी हुकूमत ने भी इनकी हिमायत की थी और इसी वजह से देश के अंदर कत्ल गारत गरी हिंदू मुस्लिम फसाद हो गए थे। तो इस खून खराबे को देखते हुए कांग्रेस ने भी मुल्क की तकसीम को मंजूर कर लिया था और 1947 में आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। इसी वजह से किया गया था बच्चों फिर से अगला सवाल है कि अदम ताउन की तहरीक का मकसद क्या था? तो क्या था बच्चों? अदम ताउन की तहरीक 1920 से 1922 तक चली थी। इसे महात्मा गांधी ने 1920 के अंदर शुरू किया था और 1922 के अंदर वापस ले लिया था। पंजाब में बरतानवी हुकूमत के ज़रिए दबाव की पॉलिसी ख़त्म की जाए और जलियांवाला कत्ल आम को मुलज़मीन को सख्त सज़ा दी जाए। इसी वजह से गांधी जी ने अदम ताउन की तहरीक को स्टार्ट किया था। किस वजह से? पंजाब में बरतानवी हुकूमत के ज़रिए जो दबाव की पॉलिसी थी उसको ख़त्म किया जाए और जलियांवाला बाग कत्ल आम के मुलज़िमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लोगों को खौफज़दा करने के लिए इंडियन एक्ट के ज़रिए गैर मुसन्निफाना जो कानून लगाए गए थे उनको हटाया जाए। अदम ताउन की तहरीक को शुरू करके महात्मा गांधी मुसलमानों को भी कांग्रेस के नज़दीक लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बरतानवी हुकूमत पर ये दबाव डालने की कोशिश की कि वे तुर्की के साथ किए जाने वाले मुजालिम को ख़त्म कर दें, यानी कि गांधी जी मुसलमानों की खिलाफत तहरीक में शामिल हो गए थे ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ कर सकें और आज़ादी की लड़ाई को आसानी से हासिल कर सकें। बिलाशुबा अदम ताउन की तहरीक का सबसे पहला मकसद तो आज़ादी हासिल करना ही था बच्चों। अगला सवाल है खिलाफत तहरीक क्या थी और इसकी जंगी आज़ादी में अहमियत बतानी है। तो देखो बच्चों, खिलाफत तहरीक ने कौमी तहरीक को एक नई डायरेक्शन अता की थी। 1916 के लखनऊ माहौल में हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। खिलाफत तहरीक के अंदर दोनों ही शामिल हो गए थे और दोनों ही एक जगह इकट्ठा होकर लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। रोल्ट एक्ट 1919 की मुखालफत हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर की थी। मुसलमानों ने स्वामी श्रद्धानंद से दिल्ली की जामा मस्जिद में तकरीर करने की गुजारिश की और दूसरी तरफ सिखों ने गोल्डन टेम्पल की चाबियां डॉक्टर सैफुद्दीन कुलचू को सौंप दी थी। हिंदू मुस्लिम यकजहती की इस अच्छी मिसाल कहीं नहीं देखने को मिल सकती थी। हिंदू और मुसलमानों को साथ हथकड़ियाँ लगाई गईं और एक ही बर्तन में अंग्रेज़ों ने उन्हें पानी पीने के लिए मजबूर किया। तो इन सब बातों का मुसलमानों पर गहरा असर हुआ और उनमें कौमी जज्बात पैदा होने लगे। फिर अचानक एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे मुसलमानों को भड़का कर रख दिया। ये वाक़या था पहली आलमी जंग के बाद तुर्की से बदसलूकी का, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तुर्की की हुकूमत को दोस्त ममालिक में तकसीम कर दिया था और मुसलमानों ने इसे अपनी बेइज्जती समझा था और उन्होंने वहाँ के खलीफा और सुल्तान को भी बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था, जिससे हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो नाराज़ हो गए थे और 1919 के अंदर खिलाफत तहरीक शुरू कर दी थी और कहा था अंग्रेज़ों से कि तुर्की के ऊपर जुल्म करने बंद करो क्योंकि वहाँ पर मुसलमान रहते हैं। महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद ये तो हो गया, सिविल नाफरमानी का भी हो गया। बच्चों अगला सवाल है, लास्ट सवाल है। इसके अलावा तो मैंने हर उस छोटी से छोटी बात को, हर कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है जो बच्चों आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी है। ध्यान से सुन लेंगे कि शिद्दत पसंद और एतदाल पसंद लोगों के दरमियान फ़र्क करना है। तो देखो बच्चों, कांग्रेस में 2 किस्म के ख़यालात के लोग थे। एक नरम दल वाले थे जिन्हें एतदाल पसंद कहा जाता था, दूसरे थे गरम दल के लोग जिन्हें शिद्दत पसंद कहा जाता था। इन रहनुमाओं की बातों में मंदरजा झेल फ़र्क था। नरम दल के लोग अमन व अमान पर चलने के अपना मकसद मानते थे, जबकि गरम दल वाले इनकलाबी तरीक़ों से अपने मकसद को हासिल करना चाहते थे, अमन व अमान को नहीं अपनाना चाहते थे। नरम दल के लोग बरतानवी हुकूमत के मातहत माशी सलाहियत चाहते थे, जबकि गरम दल के लोग ये समझते थे कि हिंदुस्तान माशी तौर पर तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि ये लोग यहाँ से भाग ना जाएं अंग्रेज़। नरम दल के लोग बरतानवी हुकूमत से कोई ख़ास नफ़रत नहीं करते थे, जबकि गरम दल के लोग बेइंतहा नफ़रत करते थे और इनकी मुखालफत करते थे, लड़ाई झगड़े पर भी उतारू हो जाते थे। शिद्दत पसंद रहनुमाओं की मकबूलियत की क्या वजह थी कि गरम दल के लोगों को हिंदुस्तानी तहज़ीब पर फ़ख्र था, जबकि नरम दल के लोग मगरबी तहज़ीब का तारीफ़ करते थे। गरम दल वाले बरतानवी हुकूमत की ज़बरदस्त मुखालफत करते थे, जबकि नरम दल वाले बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते ही नहीं थे।
गरम दल के लोगों को बरतानवी हुकूमत के जुल्मों का शिकार होना पड़ा था, इसलिए लोगों में इनके लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी पैदा हो गई थी। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना